लाइक एक कंडीशन ये है कि अगर एक इटरेशन में कोई भी हमारा एज रिलैक्स ना हो तो सारे v-1 देखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से ब्रेक करके बाहर आ जाएं। गुड, यस यू आर राइट। कई दफ़ा के डेफिनेटली आप ये एक एडिशनल इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो इस एल्गोरिथम के अंदर, कि अगर आपकी किसी एक इटरेशन के अंदर कोई भी एज रिलैक्स नहीं करता, कोई भी एज रिलैक्स नहीं करता, तो इसके बाद वाली इटरेशंस के अंदर भी कोई एज रिलैक्स नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल जो कैलकुलेट हो सकता था वो हो गया हुआ है। सो नेक्स्ट इटरेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, क्योंकि याद रखिए आपके पास हर इटरेशन में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो सिर्फ उस सूरत में आ रही है जब आप कोई एज को रिलैक्स कर देते हो, और वो इफेक्ट जो होता है वो अगली इटरेशन में बाकी एजिस के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। अगर आपका किसी एक इटरेशन के अंदर कोई एज रिलैक्स नहीं हुआ, तो इसका यह मतलब है कि सब्सिक्वेंट आपके पास इटरेशंस के अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। तो एक इटरेशन के अंदर कोई एज अगर रिलैक्स नहीं करता, यू कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस इटरेशन लूप बाय सेइंग दैट यू हैव अचीव्ड अचीव्ड और यू हैव कैलकुलेटेड द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है जी, वी आर गुड, समझ आ गई। सो इस केस में अब आपको समझ आती है कि v-1 टाइम्स अब आपने हर एच को रिलैक्स क्यों कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने ये कह दिया कि अगर आप v-1 टाइम्स जब रिलैक्सेशन जब कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि इस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने सब v-1 के बाद आपने सारे असूली तौर पे सारे अब आपके पास ये एजेस रिलैक्स फॉर्म में होने चाहिए v-1 इटरेशंस के बाद। अगर v-1 इटरेशन के बाद जब मैं वीएथ जब इटरेशन स्टार्ट करता हूँ और एक्सक्यूज मी, और मुझे समझ आती है कि यार मेरा एक एज फिर से रिलैक्स कर गया, कोई एक एज रिलैक्स कर गया, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मेरे पास एक यहाँ पे नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि क्या हो रहा है कि इस सारी इटरेशन के अंदर, या फिर सॉरी इसको मैं कुछ और तरीके से भी, हाँ चलें इसको थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं। इसके अंदर आपके पास ये हो सकता है कि यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ, अगर ये डायरेक्शनल इस तरह, ना सिर्फ ये साइकिल अब ये डिफाइन कर रहा है, बट इसका किसी वजह से इस वक्त मेरा ख्याल पॉजिटिव साइकिल बन रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ -7। तो इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि नाउ इट इज़ अ नेगेटिव वेट साइकिल। ठीक है, इसको मैंने लेट्स कॉल इट 1। तो 5 + 1 is 6, 6 - 7 is -1, so this is a loop which is less than 0। सो ये इस सूरत में मुझे क्या नज़र आएगा कि मैं जब ये वाला इटरेशन करूंगा तो मुझे समझ आएगा कि ओके मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बेहतर हुआ है, फिर से बेहतर हुआ है। ये उस वक्त होगा जब मैं इन सारे एजेस को रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा, यानी कि इसको 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 एंड इसको। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि ये नेगेटिव वेट साइकिल की वजह से ये आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा आप इन द वीएथ इटरेशन। और वीएथ इटरेशन में जो ही इम्प्रूव होगा तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है, तभी आपके पास कोई एक एज जो है दोबारा से रिलैक्स हुआ है। अगर ये एज असूली तौर पे अगर आपके पास ये नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है, तो वीएथ आपकी पास इटरेशन के ऊपर कोई भी एज फर्दर रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई जी। जी बताइए। यस सर। ओके, अब ये एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास बेलमंट फोर्ड कैलकुलेट हो रहा है। सर जी हमारे पास ना जो आखिरी वाला इटरेशन है उसके थ्रू वी फाइंड आउट अगर कोई नेगेटिव वेट साइकिल है। अगर नेगेटिव वेट साइकिल है तो ऑटोमेटिकली it will try to pick that because उससे वैल्यू और डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम आखिरी इटरेशन को इग्नोर कर लें तो doesn't that still give us some path जो लाइक ऑप्टिमल तो हो सकता नहीं है बिकॉज नेगेटिव वेट साइकिल है, बट वो पाथ आपको फिर भी दे देता है ना कि अज्यूमिंग वो ना लें हम। पाथ दे देता है अज्यूमिंग ना लें, आप इस बात का क्या मतलब है? सर मैं ये मेरा ये मतलब है कि अब तक हमने जो पाथ फाइंड कर लिया था वी वर अज्यूमिंग इट्स ऑप्टिमल बिकॉज हमने तमाम एजेस को देख लिया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो वी वर अज्यूमिंग ये हमारा ऑप्टिमल पाथ है। उसके बाद हमने एक और इटरेशन रन करके देखा है कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं।
एंड अगर एक्सिस्ट करता है तो हमारी कोई ना कोई वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक और है। अगर आप ये ना लें, कैंट वी जस्ट स्टेट के assuming no negative weight cycles this is the optimum कहते हैं path? अच्छा, अब आप कहते हैं ना लें से मुराद ये कि अब आखिरी इटरेशन ना करें, दैट्स व्हाट यू सेइंग। Yes sir. ओके, देखिए अब आप क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैंने 6 टाइम्स, इस केस में एग्जांपल में 6 टाइम्स आपने इटरेट करके आपने अपने ग्राफ को रिलैक्स कर दिया और आपके एजेस के ऊपर, सॉरी, आपके वर्टिसेस के ऊपर कुछ वैल्यूज आ गई। अब आपने जब 7th टाइम उसको इटरेट किया तो इस केस में आपकी वैल्यूज फर्दर रिड्यूस होगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक, दो या एक से ज़्यादा नेगेटिव वेट साइकिल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि आपके ग्राफ के अंदर थे, और आप ये कह रहे हो कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है तो आपके ख्याल में दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, विच इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इस वक्त भूल जाओ कि आप इटरेटिवली ये काम कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर एक ग्राफ के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करता है आपका एक ग्राफ के अंदर, और मैं आपसे कहता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या कहो? आप कहोगे कि देर इज नो नेगेटिव, सॉरी, देर इज नो शॉर्टेस्ट पाथ इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार, अगर नेगेटिव वेट साइकिल को निकाल दूं या नेगेटिव वेट साइकिल ना होता तो दिस इज द बेस्ट विच वे आई कैन गेट। मेरी बात समझ आ गई है? क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है वो आपका सारे के सारे ग्राफ पे पड़ रहा होता है, क्योंकि आपका एक एज दूसरे एज के साथ कनेक्टेड होता है। होपफुली मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये ना होता तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? तो इस केस में आपका जो एक वर्किंग है वो इत्फाक से इटरेटिव है। इटरेटिव जो आप रिलैक्स फॉर्म में नहीं है, इत्फाक से नेगेटिव रेट साइकिल में ऑप्टिमल वो भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स है जो आप इटरेट करते हो, तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो इम्प्रूव होता जाता है। सर तो अगर हमारे पास नेगेटिव वेट है तो हमारे पास जिस तरह वो आप हम लूप में आ जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता ना नेगेटिव वेट हम्म। की साइकिल्स में। तो सर हम जब वी हम्म। आइट्रेशन पे आएंगे तो बस हम जस्ट यही कह देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास जी में हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हम कह रहे हैं। देखिए अगर आप पढ़ें इस जगह पे तो एट द देन रिपोर्ट दैट नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट्स, दैट्स इट, और वी विल एग्जिट एट द एंड। मैंने लिखा है एट द एंड dv is equals to shortest path only and only if no negative weight cycle has been reported in the previous step। ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे कि ये आपका किस केस में नेगेटिव वेट साइकिल अगर नहीं होगा तो तभी शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, वरना नहीं होगा। ओके? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ जो आसान सी है उसको साथ करते जाते हैं कि इसकी रनिंग टाइम क्या होगा। ये रनिंग टाइम वी ई कैसे है? देखें, अब आप देखा जाए तो ये आपका सबसे पहले कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहा है? वी टाइम्स, ठीक है ना? ये वी माइनस वन टाइम से फर्क नहीं पड़ता, वी टाइम्स लेट से एग्जीक्यूट कर रहा है। और हर इटरेशन के अंदर आपके पास एक और नेस्टेड लूप है, वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहा है? जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, हर एज को उसने रिलैक्स करना है। तो सिंपल, और विद इन दैट आपके पास एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, सही है? सो ऑल टुगेदर इसका क्या मतलब है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वी इंटू ई होगी, सम सिंपल एज दैट। होपफुली सबको बात समझ आ गई सर? यस सर। सॉरी, दोबारा बोलें। देखें इसकी इसकी टाइम को देखें। अब आपके पास सबसे पहले जो आउटर ये फॉर लूप है, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहा है? ये वी टाइम्स या वी माइनस वन टाइम्स कहने एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है जी, सबको समझ आएगी ये बात? अच्छा,
अब विद इन दिस वी फॉर ईच इटरेशन जो है ये कितना वर्क डन कर रहा है, यानी कि नेस्टेड लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, ये हर इटरेशन के अंदर ई आपकी एजिस को रिलैक्स करता था, यही होता था। तो इसका मतलब है कि हर इटरेशन में ये ई टाइम फर्दर काम कर रहा है, ये भी समझ आ गई? ओके। और हर इटरेशन के अंदर जब है ये ई टाइम जब एग्जीक्यूट करता है तो हर इटरेशन के अंदर इसको एडिशनल काम कितना करना पड़ा, ये एक आपके पास जो काम है जो कि एक कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो रहा है, क्या, इफ एंड रिलैक्स, इफ एंड रिलैक्स। सो ये दो स्टेप्स हैं जो कि कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो वी असूली तौर पे अगर इसको देखा जाए तो v माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टाइम, दिस इज द एक्चुअल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दिस विल टर्न आउट टू बी बिग O ऑफ वी ई, राइट? सही है, सबको समझ आ गई जी? ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। ये वो अब उसी बेलमन फोर्ड की एक एग्जांपल है। अब इस केस में आपको इसकी वर्किंग दिखा रहे हैं। अब इस केस में आपके पास सबसे पहले क्या हुआ कि ये सारे ग्राफ हैं, उसके डिफरेंट एजेस हैं जिनके ऊपर डिफरेंट वेट्स हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आपने हर वैल्यू को इन्फिनिटी से हर एज को इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया, अलावा सोर्स के, सोर्स को आपने जीरो से इनिशियलाइज किया, ये आप सबको पता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस केस में अब जो ये अगले इंपॉर्टेंट है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप सबने पूछा था, हमने इस स्टेप के अंदर सिर्फ ऑर्डर ऑफ एजेस जिनको हमने रिलैक्स करना है उनका ऑर्डर डिफाइन लिया। कैसे कि इसका ये मतलब है कि दिस फर्स्ट एज टू बी रिलैक्स्ड इन ईच इटरेशन, यानी ऑर्डर दे दिया, और इसमें मैक्सिमम 8 है। तो दिस इज द लास्ट एज टू बी रिलैक्स्ड इन ईच इटरेशन, राइट? सो अब आपने क्या किया कि इन सारे एजेस को एक ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने का मकसद ये कि आप किसी ना किसी वर्किंग के एक सिस्टमेटिकली आप काम कर सकें कि मैं सब एजेस को तो रिलैक्स मैंने करना है, पर मैं एक ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि मैंने सारे के सारे एजेस को रिलैक्स कर लिया। ठीक हो गया? अब इस केस में आपने इनको ऑर्डर कर दिया। अब अगली दफ़ा आपकी फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हुई जिसमें आपने जो ये फर्स्ट जो आपके पास ये था एज जो आपने पिक किया था दिस वन, इसको आपने सबसे पहले रिलैक्स किया। फिर इसके ये एक इटरेशन अभी कंटिन्यू हो रही है, इसको रिलैक्स किया जो कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वी हैव इन्फिनिटी ओवर हियर। अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई मैंने। फिर मैंने सेकंड एच जो ये सेकंड मैंने इसको दिया हुआ है ऑर्डर में, इसको रिलैक्स करने की कोशिश की, ये रिलैक्स नहीं हो रहा। फिर मैंने थर्ड को रिलैक्स करने की कोशिश की, वो नहीं हो रहा। फिर मैंने फोर्थ को करने की कोशिश की तो इस बात से वो हो गया क्योंकि वो सोर्स से कनेक्टेड था, तो आपका -1 आपके बी नोड के ऊपर आ गया। अब इसके बाद जो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ है वो आपके पास ये वाला एज है, ये रिलैक्स होगा और इसके ऊपर आपके पास सर एक 4 क्वेश्चन आ था। जी। सर एक क्वेश्चन था कि बी टू ई के बाद हमने डी टू बी क्यों लिया? हम बी टू डी भी ले सकते थे कि फर्स्ट और लास्ट के कोई बाद भी ले हम सकते कोई हैं भी रैंडमली ले सकते हैं? जी। आपने एक दफ़ा जब ऑर्डरिंग कर लिया वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे करते हैं। तो वो जो ठीक आपने है। बी टू ई कर लें या कोई भी कर लें ऑर्डर, वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उससे सारी जो वर्किंग मैंने डिफाइन की इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आप जो मर्जी ऑर्डरिंग कर ले, v-1 इक्वेशंस के बाद हर एज रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आगे इस ये फिफ्थ हो गया रिलैक्स, अब ये हो जाएगा। सिक्स्थ आपका रिलैक्स नहीं होगा फर्दर क्योंकि इस केस में आपके पास इन्फिनिटी। याद रखिए सोर्स जहाँ से आपके स्टार्टिंग नोड में अगर आपके पास इन्फिनिटी होगा तो इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये पहले से फोर्थ है, ये 4 ही रहेगा। इसके बाद आपके पास सेवन्थ आपने को रिलैक्स किया तो रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अगर याद रखिए कि पहले इनिशियली यहाँ पे 4 था, याद है पिछले इटरेशन में यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे जबकि अब इसके ऊपर जो न्यू वैल्यू आ गई है वो अब आपके ऊपर आ गई 2। वो क्यों आई है? पहले आपके पास ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट पाथ पिक हुआ था। इस सिचुएशन के बाद अगली इटरेशन या अगली रिलैक्सेशन के बाद आपको पता चला कि ये एक उससे बेहतर पाथ है जो कि आपको ए से सी पे ले जा रहा है।
So in that case, automatically we have picked that one instead of picking the previous one. सही है, ये आपको सबको समझ आ गई। आगे चलते हैं। और 8th आपका जो फाइनल है उसको आपने रिलैक्स करने की कोशिश की, ये आपका इस दफ़ा रिलैक्स नहीं हुआ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ पास 1, यानी कि फर्स्ट आपकी इक्वेशन अब कंप्लीट हो गई है और यही प्रोसेस अब आपने 2 में दोबारा से करना है। वही चीज़ हम दोबारा से कर रहे हैं, होती गई और आपका कुछ एजेस रिलैक्स होंगे और एट द एंड आपका 8th जब आप ये रिलैक्सेशन करेंगे तो इसके बाद आपके पास ये एंड ऑफ पास 2 होगा। अब इसके बाद जब सेकंड के रिलैक्सेशन करने के बाद आप जब थर्ड एंड फोर्थ करोगे तो इन दैट केस नथिंग विल चेंज। इसका मतलब है कि थर्ड इटरेशन के अंदर, मतलब ये जो करंट आपके पास जो सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन इन व्हिच वी हैव द मोस्ट रिलैक्स्ड वैल्यूज ऑन ईच नोड। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशन बताई थी, इसमें आपका थर्ड इटरेशन एंड फोर्थ इटरेशन के ऊपर कोई फर्क है, तो आप इस टाइम पे जो ही थर्ड इटरेशन करते हो और इसके अंदर कोई फर्क नहीं आता, यू कैन स्टॉप दैट, यू विल से दैट आई डू नॉट नीड टू गो फॉर फोर्थ इटरेशन, क्योंकि थर्ड इटरेशन में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, जो भी थोड़ी देर पहले बात की। जी ठीक है, सबको समझ आ गई? गुड सर जी सर इसमें मेरा क्वेश्चन है जी सर, हम लोग ने स्टार्ट किया है बी से, हमने जो स्टार्ट किया है ना अपना, वो हमने बी से स्टार्ट किया है, लेकिन अच्छा। हम सर हमें पता है कि जब बी पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होगी, तो हम तो अगर सोर्स नोट पे इन्फिनिटी आ जाती है तो हम उस पे अगले नोट रिलैक्स ही नहीं कर सकते। सोर्स तो जी बिल्कुल। यस सर, तो हमने हम सोर्स नोट ही से क्यों नहीं लेते, मींस जिस पे जीरो हो, जो सोर्स नोट बनता है एक्चुअली जी जो ए है, अगर हमने वो वाली आइट्रेशन की है, वो तो आइट्रेशन एक तरह से वेस्ट चली जाएगी हमारी। सर हम ओके अगर अच्छा, याद रखिए कि हर केस में जो आप बात कर रही हैं शायद इतने ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता है। हम लोग एक जेनेरिक एल्गोरिथम की बात करें जो हर केस में एग्जीक्यूट कर सके। जो आप बात कर रही हैं वो ठीक ज़रूर है, वो लॉजिकल है, और कई केसेस में जैसे हमने इसको हम कहते हैं, जो आप बात करें इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। दिस इज दी टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास हमेशा नोड्स एक ऑर्डर में चली जाएं, ठीक है, अगर वो एक ऑर्डर में चली जाती हैं, सो इन दैट केस मैं इधर से स्टार्ट करके अपनी रिलैक्सेशन जो राइट की तरफ जब एक्सटेंड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक इटरेशन के अंदर ये सारी की सारी नोड्स होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। ये बट ये उस सूरत में मुमकिन है जब आपके पास साइकिल्स डू नॉट एग्जिस्ट, या आपके पास इसको हम कहते हैं ए साइक्लिक ग्राफ होता है, तो उस केस में कर सकते हो। बट अगर आपके पास जो कि ज़्यादातर होता है कि अगर आपके पास साइकिल्स आना शुरू हो जाएं तो इन दैट केस आपके पास ये ऑर्डरिंग इतनी इजी नहीं होती जिस तरह के आप कह रही हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इधर से स्टार्ट किया और डाउन द लाइन जाके मेरे पास एक वापस साइकिल था जो मुझे वापस सोर्स पे ले गया, ठीक हो गया। अब मुझे क्या नुकसान होगा कि यहाँ से मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो इस केस में आप सोर्स दोबारा से रिलैक्स हो गए, तो ये सारी की सारी रिलैक्सेशन जो हो सकती हैं जो आपने पहले की हैं वो दोबारा से हो सकता है चेंज होने की ज़रूरत हो या फिर उनको अपडेट करने की ज़रूरत हो। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, सो इसका मतलब है कि ये ए साइक्लिक के केस में तो आप जो बात करेंगे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर ए साइक्लिक ना हो, साइकिल्स एग्जिस्ट करता हो, तो वो ज़रूरी बात नहीं है कि हमेशा सोर्स से स्टार्ट करना ही यूजफुल होगा। सर ये कह रहे सर कि अगर सर हमें सर थर्ड ऑपरेशन में हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होती तो हम फोर्थ जब ना जाए वहीं पे स्टॉप कर दें। देखिए, मैंने अब आपको बताया कि जेनेरिक एल्गोरिथम अगर उसके अंदर आप कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं ऐड करते तो वो 4 इटरेशंस कंप्लीट करेगा एज पर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन या कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बनाना की बात करें तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि आखिरी या जितनी भी इटरेशंस, जिस इटरेशन के बाद अगर आपके पास किसी एक एज में चेंज नहीं आती तो उसके बाद जितनी भी इटरेशंस जो आपको एज पर बेलमैन फोर्ड करनी है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं होगी, बट उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान से मुराद ये है कि ये नहीं होगा कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ गलत हो जाए, शॉर्टेस्ट पाथ आपका वही रहेगा, बट आप बहुत सारी कंप्यूटेशंस फर्दर करने के बाद भी यही कहोगे कि जो मेरा पिछली इटरेशन में जो मैंने जो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किए थे वो वही शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल में आपके पास आ रहे हैं। ओके,
अच्छा, अब आ जाते हैं वो काम जो कि आप लोगों के साथ एसोसिएटेड होता है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, करेक्टनेस। अब आपने प्रूव करना है कि इफ़ जी इज़ वी ई, मतलब जी के अंदर कुछ वर्टिसेस हैं, कुछ एजेस हैं, कंटेन्स नो नेगेटिव वेट साइकिल, देन आफ्टर द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम एग्जीक्यूट्स, हर आपके पास एज के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यानी कि अब आपने प्रूव ये करना है कि नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है, तो बेलमैन-फोर्ड विल एंश्योर दैट ऑल the edges are relaxed after it exists. So this is what we want to prove, and this is the correctness of Bellman-Ford. ठीक है? So इसको प्रूव करने के लिए अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप क्या कह रहे हो कि let V is a member, यानी कि कुछ आपने V कोई एक वर्टेक्स, let any vertex V आपने पिक किया and consider a shortest path. अब देखिए कि मैंने shortest path P जो है ये एक पिक की है जो कि मुझे S से V के ऊपर लेके जा रहा है, राइट? विद, अच्छा, अब इस केस में एक चीज मैंने इंश्योर की हुई कि विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, यानी कि मैंने जो इसके अंदर जो वो पाथ पिक किया जो कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ एस से वी के ऊपर लेके जा रहा है। सो इस केस में इसको हम एक कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पाथ। सिंपल पाथ वही होता है जिसमें एजेस रिलैक्स नहीं कर रहे होते, मतलब फॉर एग्जांपल आप इधर से इधर जाते हो फिर घूम फिर के वापस आते हो फिर इधर से इधर चले जाते हो, ये आप कर सकते हो, बट आपने सिंपल पाथ एक पिक करना है जो कि आपको जो कि V0 से लेके किसी एक V तक लेके जा रहा है और V0 आपका इस केस में S है। तो हम सिंपल पाथ की बात करें विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एजेस। सो अब इस केस में अब ये शॉर्टेस्ट पाथ भी याद रखिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो सिंस P इज द शॉर्टेस्ट पाथ वी हैव क्या कि डेल्टा एस वी आई इज इक्वल टू डेल्टा एस वी आई माइनस 1 प्लस वी। ये मैंने क्यों लिखा है, आपको बता सकता है ये मैंने कैसे लिखा है? सर इसका मतलब ये है कि आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ S2VI है उसकी जो लेंथ है इट इज इक्वल टू दी लेंथ ऑफ S2VI माइनस 1, यानी प्रीवियस जो है उसका VI से प्लस वेट ऑफ VI टू VI माइनस 1। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये कि अब आपके पास जो अगर ये शॉर्टेस्ट मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं इसमें क्या मतलब है, एक आपके पास पाथ है जो शॉर्टेस्ट है और याद रखिए शॉर्टेस्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आया क्यों है, इसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आपको ये पता है कि अगर आपके पास V नॉट से VK तक ये अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसका क्या मतलब है कि इस तक अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसको मैं इस तक शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये है तो इसका मतलब है कि इसका जो ये सब पाथ है ये भी शॉर्टेस्ट था और ये वाला जो पार्ट है ये भी शॉर्टेस्ट है। सही है? तो समझ आ गई जी? यस सर। तो एग्जैक्टली ये उसी वजह से हम लोग ये लिख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू एनी वी आई मीन्स दैट कि उसका जो सब पाथ्स हैं वो भी आपके ऑप्टिमली कैलकुलेट हुए हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी नो दैट। ओके, सो इनिशियली आपको पता है कि डी वी इज इक्वल टू 0, इनिशियली आपके पास ये 0 होगा और बाकी सारे जो आपके पास विच इज 0 विच इज एस वी नॉट, यानी कि एस वी नॉट का मतलब है कि इधर से वापस जाने के लिए जो आपके पास जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो 0 है एंड डी वी 0 इज अनचेंज बाय द सब्सिक्वेंट रिलैक्सेशन। इसके बाद आप जितनी भी रिलैक्सेशन करोगे इस एक वैल्यू के ऊपर कभी चेंज नहीं होगा, इट इज इन इट्स मोस्ट रिलैक्स्ड फॉर्म। ठीक है, ये अब आपको सबको समझ आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये हमने पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ था, याद है आपको? जब हमने डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम की करेक्टनेस प्रूव करे थे हम क्या कह रहे थे कि डीवी यानी कि किसी भी नोड के ऊपर या शॉर्टेस्ट पाथ की इक्वल वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट पाथ से क्या थी या ग्रेटर वैल्यू होगी। ये हमने याद किया था, बिल्कुल ये हमने प्रूव किया था डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर। और इनिशियलाइजेशन उसमें हमने कैसे की थी, एग्जैक्टली सेम इनिशियलाइजेशन थी। कैसे कि हर नोड के ऊपर इन्फिनिटी होगी अदर देन दी सोर्स नोड। सोर्स नोड के ऊपर 0 था, ये इनिशियलाइजेशन हम पहले कर चुके हैं और उस इनिशियलाइजेशन के एंड के ऊपर हमने ये प्रूव किया था कि जब भी आप इस तरह की इनिशियलाइजेशन करते हैं दैट विल एंश्योर दैट हर नोड के ऊपर या तो शॉर्टेस्ट पाथ की इक्वल वैल्यू आ सकती है
या उससे ज़्यादा आ सकती है, कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ से कम वैल्यू इस इनिशियलाइजेशन के बाद नहीं आ सकती, राइट? ओके, अब ये वही चीज़ है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर आप फर्स्ट पास करते हो तो इस केस में आपके पास ये वाला एज रिलैक्स हो जाएगा, और कोई और इसके बाद जो ये मैं कह रहा हूँ इन वर्स्ट केस सिनेरियो। और ये क्यों होगा? क्योंकि अब आपका जो होगा वी नॉट की वजह से V1 रिलैक्स हो जाएगा, राइट? अच्छा, आफ्टर सेकंड पास, और ये सारे के सारे केसेस आपके ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है? केस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। So after first pass, at least this edge should relax. After second pass, this edge should also relax. After eighth pass, this last edge should relax. Hopefully मेरी बात समझ आ गई। ये वो बात है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को अभी पढ़ा दी है कि आपका सबसे पहले इटरेशन के अंदर सिर्फ ये रिलैक्स होगा, सेकंड में ये रिलैक्स होगा, थर्ड में ये रिलैक्स होगा, फोर्थ में ये रिलैक्स होगा, और लास्ट इटरेशन में आपके पास ये रिलैक्स हो जाए। समझ आ गई सबको जी? यस सर, मुझे समझ आ गई। ओके, सिंस G कंटेन्स नो नेगेटिव वेट साइकिल, जो कि आपका ये लेमा के अंदर सॉरी आपके थ्योरम के अंदर लिखा हुआ है कि इफ इट कंटेन्स नो नेगेटिव वेट साइकिल, जो कि थ्योरम का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये इस सिचुएशन के बाद आपके पास सारे एजेस जब रिलैक्स कर देते हैं, सिंस G कंटेन्स नो नेगेटिव वेट साइकिल एज मेंशन्ड इन द थ्योरम, साइकिल P इज सिंपल। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस केस में कोई रेपिटेशन नहीं है, यानी कि साइकिल कोई भी नहीं है। लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ has how many number of edges, which is v minus 1 से ज़्यादा, सॉरी v minus 1 या उससे कम। यानी कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी एक नोड से दूसरी नोड तक जाना है, तो इस केस में टोटल 1 2 3 4 5 अगर वर्टिसेस हैं, तो एट मोस्ट आई नीड 4 edges टू कनेक्ट to any two edges. So इस केस में आप किसी भी एक सोर्स से स्टार्ट करके आप दूसरे जो एज तक जाने के लिए एट मोस्ट यू कैन हैव 4 नंबर ऑफ एजेस टू गो फ्रॉम एस टू एनी नोड, ठीक है? इससे कम जरूर हो सकते हैं, बट v-1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। होपफुली मेरी बात सबको समझ आ गई थी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी। सर ये वाली रिपीट कर दीजिए। देखिए, ये इसको ये समझें कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, ये मैं जो बात करूँ उसको विजुअलाइज कीजिए। एक ग्राफ है जिसके अंदर जिस ग्राफ के अंदर v आपके पास वर्टिसेस हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि एक भी कोई से दो उसमें से अगर मैं वर्टिसेस पिक करूँ, तो उनके दरमियान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ सकते हैं वो आपके हमेशा v-1 होंगे। या फिर इसका क्या मतलब है कि मैंने ये दो जो वर्टिसेस को जब कनेक्ट करना है, तो मुझे सारे की सारी वर्टिसेस में से गुजर के दूसरे वर्टेक्स पे मैं जा सकता हूँ। यही दो पॉसिबिलिटीज है, किसी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। समझ आ रही है कि नहीं? कि आपने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जब जाना है, कोई से दो, तो इस केस में बेस्ट तो ये कि आप सारे एजेस को यूज़ ना करो, आप कुछ को यूज़ करते हुए इस तक पहुंच जाओ। और वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, आप कहते हैं कि मैं सारे एजेस को यूज़ करना मुझे पड़ रहा है इस तक पहुंचने के लिए। समझ आ गई सबको? यस या नो? यस सर। और फिर मुझे एक्सप्लेन एनालिसिस को कैसे बनाऊं, मे बी यू। अब इस केस में बल्कि ये बहुत सॉरी, इस केस में आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। इसमें कोई एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ कोई। अच्छा, ये एज नहीं था।
इसमें जो मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा वो 7 चाहिए होगा। कोई एक आध एज और है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, लेट मी सी। सर आपने ये जो बना दिया ना, ये जो एक एज से एक वर्टेक्स से 2 एजेस बना दी हैं सर, इसकी कोई वजह से बात हमारे पास 8 ही बनेगी इसमें, जो जिस तरह आपने ये बनाया ना इसमें 8 ही बन रही हैं एजेस। मैंने को गलत किया है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ इसमें क्या गड़बड़ की है सर ये। ये जो अच्छा आपने ट्रायंगल बनाया ना जी जी। सर, इसकी वजह से हमारे पास एक एज जो है एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि वो जो है ना वर्टेक्स वो उससे दोबारा से कनेक्टेड है ऊपर वाले से। इसमें साइकिल बन रहा है ना? यस सर। हाँ वो साइकिल हम निकाल देना कि इससे बन रहा है शायद। यस सर। नहीं, इससे बन रहा था सर। ये एक और भी। यस सर, अब ठीक है। अब से ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एट मोस्ट यू नीड 7 एजेस अगर आपने सारे वर्टिसेस को यूज करना। ये वर्स्ट के सिनेरियो में इससे एक्सक्यूज मी, अगर मैंने इसको इससे अगर कनेक्ट करना है तो इससे ज़्यादा कभी भी आपको एजेस नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें आप सारे के सारे वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप उनसे ज़्यादा वर्टिसेस तो नहीं यूज कर सकते अगर उसके अंदर साइकिल नहीं है तो। समझ आ गई सबको? क्योंकि हम लोगों ने इसमें कहीं पे लिखा था कि दिस इज सिंपल, पी इज सिंपल। अगर सिंपल है तो इसका मतलब है, सिंपल का मतलब ये होता है कि कोई भी एज उसमें, सॉरी कोई भी वर्टेक्स उसमें रिपीट नहीं होता। जब रिपीट नहीं होता तो आपके पास b-1 से ज्यादा नंबर ऑफ एजेस नहीं हो सकते। ठीक है जी, सबको समझ आ गई? यस सर। आगे चलते हैं जी। ये तो अब मैंने इसमें क्या प्रूव किया कि ये मैंने प्रूव किया कि बेलमन फोर्ड के केस में अगर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप जब भी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं, सॉरी फाइंड करना हो, तो उसके लिए आप हमेशा जब भी के पासेस करेंगे तो इस केस में यू विल डेफिनेटली फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम दी वी नॉट टू वी के, और दैट विल डेफिनेटली बी द शॉर्टेस्ट पाथ। और उसका हमने जस्टिफिकेशन अब आपके सामने दे दी। अब आ जाते हैं जो दूसरा पार्ट था इसी एल्गोरिथम का, वो ये कहता था कि इफ डी वी फेल्स टू कन्वर्ज, इसका क्या मतलब है कि वीएथ को हमने जब इटरेशन की तो आपके पास किसी एक वर्टेक्स के ऊपर वैल्यू जो है फर्दर रिलैक्स कर गई। सो दिस इज द केस विच इन विच वी आर सेइंग डी वी फेल्स टू कन्वर्ज टू सम वैल्यू आफ्टर v-1 passes there exists a negative weight cycle in g reachable from s। ठीक है, इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि देयर इज अ नेगेटिव वेट साइकिल इन द पाथ फ्रॉम एस टू एनी वर्टेक्स। अब हमने प्रूफ ये करना है कि इस केस में ये एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, सो सॉरी इसमें अब मुझे बताइए कि इसमें कोई हमें कोई फर्दर प्रूफ करने की ज़रूरत है? अगर ये हमारा प्रूफ आ गया तो इन शॉर्ट अगर आपके पास एक पाथ जो असूली तौर पे 7 एजेस के साथ, लेट से जितने भी थे वो एजेस के साथ कनेक्ट हो, और इसके बाद मैं एक इटरेशन करूं और दोबारा से कोई एक एज सॉरी कोई एक वर्टेक्स रिलैक्स कर जाए, ये किस सूरत में मुमकिन है? ये उसी सूरत में मुमकिन है कि मेरे पास, अगर आपके पास नेगेटिव वेट साइकिल होगा। अगर नेगेटिव वेट साइकिल नहीं हुआ सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू get a situation in which we are not able to relax this one। समझ आ रही है ना जो मतलब this is given by from this whole thing। Yes, sir. ठीक है, वी आर गुड। सबको बात समझ आ गई कि नेगेटिव वेट साइकिल जब भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इन दैट केस आपके पास v-1 के बाद अगर इटरेशन यानी कि v-1 रिलैक्सेशंस जब हो जाती हैं तो इसके बाद अगर आपके पास वीएथ पे अगर आपके पास दोबारा से आ रहा हो तो इसका रिलैक्सेशन और इसका कन्वर्जेंस नहीं हो रही वैल्यू, जो कि असूली तौर पे कन्वर्ज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी एक ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ सकते हैं, और सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यूज हो सकते हैं, वो v-1 है। और v-1 के बाद भी अगर रिलैक्स नहीं हो तो इसका ये मतलब है कि आपके पास एक अच्छा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसको आप दोबारा से इटरेट करेंगे तो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यूज इंप्रूव हो जाएंगी। और वो सर जी सर इज द इनएफिशिएंट नहीं है इस तरह कि हमें पूरा v-1 पासेस करने पड़ेंगे फिर जाके कंफर्म होगा कि नेगेटिव वेट साइकिल है या नहीं है? नॉट रियली। देखें, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर v-1 इटरेशन से पहले एक इटरेशन आ जाती हैं, ये वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। यस, v-1 आपको करना पड़ेगा
वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर आपको अंदाजा हो रहा हो कि v-1 इटरेशन के अंदर भी आपके पास कोई एक एज रिलैक्स हुआ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है तो वीएथ आपको इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट यू आर नॉट श्योर, ठीक है। अगर v-1 तक अगर आपके पास रिलैक्सेशंस हुई हैं तो इसका मतलब है कि वीएथ के ऊपर भी रिलैक्सेशन हो सकती है, क्योंकि आपको ये गारंटी नहीं है कि v-1 तक जो रिलैक्सेशन हुई है वो नेगेटिव वेट साइकिल की वजह से हो रही है या फिर नॉर्मल आपकी वर्स्ट केस सिनेरियो की वजह से हो रही है। तो आपको टू बी श्योर यू विल, दैट इज द रीजन, अगर v-1 तक इटरेशन हो जाती हैं तो आपको वीएथ इटरेशन करने की जरूरत है। हाँ, अगर v-1 से पहले कहीं पे आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि ओके, आई एम इन द मोस्ट रिलैक्स फॉर्म, आई डू नॉट नीड टू गो एनी फर्दर एंड व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है जी, सबको समझ आ गई? सर वो जो आपने बताया कि हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी v-1, ठीक है। हमारे पास अगर v वर्टेक्स हैं तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी v-1, लेस इज द केस v-1 इज लेस देन v। ओके, अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक और अब आपके पास लेट्स से ये समझाने के लिए इसी एज के इसके अंदर मैं एक और एज बना देता हूँ। अब इस केस में ये सिंपल पाथ नहीं है, ठीक है। अब इस केस में मुझे हो सकता है कि इस वी पे जाने के लिए इस एज से सिर्फ इन दो एजेस को यूज करके मैं पहुंच जाऊं, तो v-1 से कम है या नहीं है? यस सर। तो दिस इज द केस इन व्हिच वी आर बेटर देन द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक हो गया? यस सर। आपकी इस वक्त इसके बाद वाली क्लास जो होती है वो है अभी? यस सर, है 11:50 पे। 11:50 पे है? यस सर। ओके, अच्छा अच्छा आगे चलते हैं। ये अब मैं थोड़ा सा डी टूर लेने लगा हूँ, डी टूर ये लेने लगा हूँ क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग जो इसको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, इसका रीज़न क्यों यहाँ पे डिस्कस हो रहा है अभी आपको समझ आ जाएगा। याद रखिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके अंदर आप इसको इस सारे मैथमेटिकल से भी बेहतर तरीके से इसका समझ सकते हैं। थिंक ऑफ इट कि देयर इज अ लैंड, जो कि एक लैंड है जो कि उसका लैंड एल है जिसका एरिया टोटल एरिया ए है, और इसके अंदर आपके पास दो क्रॉप्स C1 और C2 आपने लगानी है। C1 C2 क्रॉप्स कैन बी cultivated in land L, right? C1 requires F1 amount of fertilizer and P1 amount of pesticide उसको P1 अमाउंट चाहिए पर, और ये मैं पर एरिया की बात कर रहा हूँ, राइट, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा हूँ। इसी तरह C2 को requires F2 fertilizer per unit area and similarly P2 pesticide per unit area। ठीक हो गया? अब C1 has profit, इसको प्रॉफिट को मैं किस तरह कहूँगा, कुछ और वैल्यू कह देता हूँ, वैल्यू 1 पर यूनिट एरिया, एंड C2 has profit of V2 पर यूनिट एरिया। यहाँ तक अब इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मैंने डिसाइड क्या करना है, डिसाइड दैट ऑन हाउ मच एरिया आई शुड cultivate C1 and how much area I should cultivate C2 so that my profit
is maximized, राइट। अब होपफुली ये बात सबको समझ आ गई क्या कि मेरे पास एक लैंड एल है जिसका टोटल एरिया जो है वो ए है, और इस एरिया के अंदर कुछ पोर्शन के अंदर मैंने C1 लगानी है, और मे भी जो बाकी आपके पास बचता है एरिया उसके अंदर मैंने C2 को कल्टीवेट करना। अच्छा सॉरी, इसमें एक दो चीज़ें, एक और जो पैरामीटर वो मिसिंग है वो ये कि गिवन यू हैव टोटल F amount of fertilizer and P amount of pesticide, सही है। यानी कि मेरे पास अब टोटल जो एरिया जो कल्टीवेट करना है वो L है, इसके अंदर मेरे पास जो पेस्टिसाइड अवेलेबल है वो P है, टोटल फर्टिलाइजर अवेलेबल इज F है, और C1 को जो पेस्टिसाइड यूनिट एरिया चाहिए वो P1 है, और जो फर्टिलाइजर चाहिए वो F1 है। सिमिलरली C2 के लिए P2 है और F2 है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और ऑफ कोर्स इन दोनों क्रॉप्स का जो प्रॉफिट है मार्जिन वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप ये थिंक ऑफ इट के कॉटन लगाते हैं, उसकी पर यूनिट एरिया जो उसकी जो सेलिंग है एज कम्पेयर टू मे बी आई डोंट नो, अगर आप शुगर केन या गन्ना लगाते हैं उसकी डिफरेंट है। सो इन दैट केस अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने एरिया के ऊपर क्रॉप 1 लगानी है और कितने एरिया के ऊपर क्रॉप 2 लगानी है, सो दैट एट द एंड मैं जब उसको सेल आउट करूं तो आई शुड गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड फ्रॉम दिस कल्टीवेशन। याद रखिए मेरे पास एक और कंस्ट्रेंट जो है वो ये है कि मेरे पास इनफिनिट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, रादर मेरे पास सिर्फ P अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड अवेलेबल है और कैपिटल F अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास जो क्रॉप C1 है उसकी फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वो बॉटल नेक बन जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता कि C1 जो अगर ज़्यादा महंगी बिक रही है तो मैं सारी की सारी C1 लगा दूँ। उसका प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है उसके लिए जितनी पेस्टिसाइड चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल ना हो। तो फिर आप मुझे डिसाइड ये करना है कि मुझे किस एरिया के ऊपर कितने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और टोटल एरिया को सामने रखते हुए C1 लगानी है और किस एरिया के ऊपर C2 लगानी है। ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गई है? समझ आ गई सर। ओके, अब इस प्रॉब्लम को जो मैंने सॉल्व करना है तो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक तो है एक वैल्यू जिसको मैंने मैक्सिमाइज करना है। अब ये वापस इसमें देखिए, इसमें मैंने मैक्सिमाइज कुछ वैल्यू है जिसको मैक्सिमाइज करना है, जो मेरे पास इस केस में भी जो मैंने डिस्कशन की वो प्रॉफिट है मेरा, राइट। बट एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो कि मैंने फॉलो करने थे, जिनको सेटिस्फाई करना था, जिसको सामने रखते हुए मैंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कि मैं किसी सूरत में ये नहीं कर सकता कि एल एरिया से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकूं। दिस इज माई एल नहीं करना चाहिए, लैंड है वो, तो ए एरिया से ज़्यादा इट इज इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट डू दैट। सकती तरह एफ सारी एरिया पे कल्टीवेट नहीं कर सकता, समझ आ गई। इसी तरह C2 भी वही है। तो इन सारी कंस्ट्रेंट, अब मेरे पास क्या कंस्ट्रेंट्स सारे आ रहे हैं कि मेरे पास एरिया से ज़्यादा नहीं जा सकता, मैं पेस्टिसाइड जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, जितनी मेरे पास फर्टिलाइज़र है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये डिसाइड करना है कि मेरे पास कल्टीवेशन इस तरह की हो कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, सही है। अब इसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्यों? इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने किसी एक पैरामीटर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, आमतौर पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं कीपिंग इन व्यू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक हो गया?
तो दिस इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपके पास कोई एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक पैरामीटर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करना है वो उसको कुछ पैरामीटर्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, राइट। सो अगर आप ये सारी चीज़ को सामने रखो तो ये आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम है। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, पेस्टिसाइड आपके पास कंस्ट्रेंट है, और फर्टिलाइजर भी आपके पास कंस्ट्रेंट है, और तीसरी आपके पास कंस्ट्रेंट जो है वो आपके एरिया की, आप एक एरिया से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं इन कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे राइट करूँ तो वो क्या बनेगा? सबसे पहले एरिया ये कहता है कि अगर मैं C1 टोटल मेरी जो कल्टीवेशन, मैं इसमें अब यहाँ से अब मेरा जो अल्टीमेट आंसर था कि कितने एरिया के ऊपर मैंने C1 लगानी और कितने एरिया के ऊपर C2। लेट्स से X1 is area on which C1 will be cultivated, and इसी तरह X2 is the area on which C2 is cultivated। अब मैंने ये दोनों इस वक्त अननोन है, इन्हीं को मैंने पिक करना है या फाइंड करना है कि वो बेस्ट X1 और X2 क्या वैल्यूज हैं जो कि मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगे, राइट। सो अब मेरे पास जो सबसे पहले जो आपको क्लियरली नजर आया, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा कि जितने एरिया के ऊपर मैंने C1 लगाई होगी, तो सॉरी वो बनता है P1 X1। ये मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा फ्रॉम दी X1 फॉर C1 प्रॉफिट फ्रॉम C1, ठीक है, दिस इज वन प्लस द प्रॉफिट फ्रॉम द सेकंड, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम C2। और मैंने इसको क्या करना है, दिस इज माई टोटल प्रॉफिट एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज इट। ये मैक्सिमाइजिंग का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, असूली तौर पे देखा जाए कि अगर मेरे पास अगर प्रॉफिट ऑफ C1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, देन वी शुड ओनली कल्टीवेट C1, but problem is capital P and F constraints, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आपके पास किसी एक पॉइंट के ऊपर X1 प्लस X2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल एरिया जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं तो आप कभी भी पूरे एरिया से ज़्यादा कल्टीवेशन ऑफ ये क्रॉप्स नहीं कर सकते। दूसरी आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास फर्टिलाइजर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी, मैं देखता हूँ साथ साथ। सर हमने ये कह दिया कि हमारे पास लेट्स अज्यूम प्रॉफिट 1 है, उसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए ऑफ द फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड, उसकी वजह से हम ज़रूरी है कि सिर्फ वो ही लगा दें। अब माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इफ P1 का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि अगर हम एरिया सारा यूटिलाइज ना करें, यानी कि हमने सिर्फ 50% एरिया यूज़ किया है, बाकी हम अनयूज छोड़ दें बिकॉज हमारा पेस्टिसाइड या के फर्टिलाइजर कम, ठीक that है, will be more profitable than trying to remove some of P1 and put P2. ठीक हो गया, समझ आ गई, सही है। फिर Is that a तो यस valid? हो सकता है, यस इट इज बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहते हैं कि अच्छा अगर मैं 1/3 के ऊपर भी सिर्फ C1 लगा देता हूँ, उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई है कि सारी की सारी पेस्टिसाइड 1/3 पे मैं लगा के और C2 की तरफ बिल्कुल भी ना जाऊँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज उसमें हो जाता है। तो यस एब्सोल्युटली फाइन, आप कर सकते हो, और इस केस में वो होगा अगर पॉसिबल हुआ, ये ऑटोमेटिकली इसको कैप्चर कर रहा है। तो इस केस में आपके पास है कि ये आपके पास होगा fertilizer required by C1
इसी तरह ये फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड बाय C2 है। So total fertilizer cannot be greater than the total F available. Similarly, P1 X1 plus P2 X2 cannot be greater than the total complete pesticide. So इसका ये मतलब है कि अब आपने क्या करना है कि इन तीन कंस्ट्रेंट्स, तीसरा ये थी, ये 1 2 और इन तीन कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए मैंने अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, राइट। और जो आप जो अभी जो एक सिचुएशन जो डिस्कशन हुई थी उसके अंदर कि अगर आपके पास कोई एक क्रॉप का प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप x1 की कोई वैल्यू और x2 को 0 भी कर दें तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज अ वैलिड आंसर टू दैट, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आपने सॉल्व करनी है कि आपने x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करना है और कंस्ट्रेंट्स कोई भी वायलेट किसी पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली इसी किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसकी मैथमेटिकल, ये उसी की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस वक्त मुझे उसमें जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जो असली जो चीज़ है मैं उसमें आने लगा हूँ। अब मैंने जो अब आपके पास अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे पास जो अभी कंस्ट्रेंट्स थे वो क्या थे कि आपके पास, सॉरी क्वेश्चन है किसी 25 पे 35 पे है। अच्छा चलो सही है। चलो अभी हम लोग इसको फिर जो है कंक्लूड करते हैं। अब याद रखो कि मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब मैं इससे आगे चलूँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। सिर्फ मैं ये बताने लगा हूँ कि इस जो बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ में वो देखा जाए तो एक अच्छा बड़ा डिटूर है। हमने एक टोटली डिफरेंट चीज़ एक डिस्कस करने लगे हैं। बट अगर इसको थोड़ा सा मैं जब आगे जाऊँगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि सॉल्विंग डिफरेंस का। अब इसमें जो आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स जो मैंने इधर डिफाइन किए हैं सारे, इनका बेलमन फोर्ड के शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा क्लोज लिंक है कि मैं अगर इस सिस्टम को अगर मैंने सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक मैकेनिज्म है जो कि ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जो कि आपके इस लीनियर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स कहलाते हैं, जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और मैंने इसके बाद इसी लीनियर प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी एक फॉर्म को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम को कैसे मैं यूज कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गई सर। सर क्वेश्चन है कि आप क्या ये जो लेक्चर है आज का इसे कब तक अपलोड कर देंगे ऑनलाइन? मैं इसको मतलब ऑनलाइन तो सॉरी, इसका जो एनोटेटेड फॉर्म है वो तो मैं अभी अपलोड कर सकता हूँ, पर इसके साथ मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँ, इसमें चेंज करूँ ताकि इसकी ज़्यादा बेहतर कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जो होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो इनकोडिंग है, वो सारी चीज़ में 3-4 घंटे आराम से लगते हैं। सर जो अभी ये मीट का सॉफ्टवेयर है, इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द एंटायर सेशन एंड एज सून एज द सेशन एंड्स हर पार्टिसिपेंट को ये वीडियो आ जाती है ईमेल में। नहीं, वो रिकॉर्डिंग आप लोग खुद भी तो वैसे कर सकते हैं ना? यस या नो? यस सर, हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट करके दे देता है कि अगर एक पार्टिसिपेंट ने रिकॉर्ड किया है तो वो मेक इट अवेलेबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द टीचर। नहीं, असल में मैं पता है इसको रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मैं इसकी सारी वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी। असली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो कई चीज़ें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन बाद में मैं एडिट जब करूँगा ना, कई चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसमें शायद और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उससे ये होता है कि वो मेरे पास थोड़ा सा बेहतर कंट्रोल होता है, तो वो मैं इसके बाद अपलोड कर लेता हूँ। तो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इन दिस सेशन, तो आप अपने तौर पर रिकॉर्ड करना चाहे तो कर लोगे। बट मैं जो बाकी जो वीडियो अपलोडिंग है, जैसे मैंने वो आपको क्लैरिफिकेशन फॉर द असाइनमेंट मैंने अपलोड की थी, उसी तरह इसकी जो वीडियो होगी वो मैं बाद में उसी तरह एडिट करके अपलोड करूँगा। ठीक सर। ठीक है, अच्छा चलें जी, आज के लिए इतने। इंशाल्लाह जो मोस्ट वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं अनाउंस कर दूंगा, उसका टाइम वगैरह बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से करूँगा। ऐसे में मैं चाह ये रहा था कि सुबह 8:30 बजे क्लास थोड़ी सी जल्दी होती है, अगर घर से हम ले रहे हो तो उसको हमारे पास जब लिबर्टी है क्लासरूम की
कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो हम लोग अगर बाद में ले जा सकें तो हम ले जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लेट रखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आज जैसे आपकी क्लास नहीं थी और मोस्ट प्रॉब्ली आपकी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें भी यही होगा। जो डॉक्टर लबीबा जो होंगी वो अपनी जो फर्स्ट 8:40 का सेशन जो होगा वो दोनों सेक्शन का इकट्ठा ले लेंगी, तो उसके बाद इसी तरह जिस आज मैंने क्लास ली है तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं दूसरी क्लास उस वक्त ले लूँगा। ठीक है, अच्छा मुझे जो एक चीज़ ये बता दीजिए कि आज के जो सेशन के अंदर जो मतलब मोड ऑफ टीचिंग है, इसकी वजह से किसी को इश्यूज़ या कोई इम्प्रूवमेंट जो सजेस्ट करता है तो बताएं। नो सर, ठीक था ये तरीका। सबको आवाज क्लियर जा रही थी और मैं समझ भी आ रहा था, राइट? यस सर, ऐसा ही है। लेकिन मैं सर मेरा बीच बीच मतलब में ना जी इश्यूज जी आ रहे थे कि लाइक आपकी आवाज नहीं आ रही थी और मतलब स्लाइड्स आगे आगे चल रही थी और फिर उसको लीव करना पड़ता है मीटिंग को, फिर रीजॉइन करना पड़ता है। मेरे साथ 2-3 दफा ये इशू हुआ है। आप ये यास्मीन बोल रही, कौन बोल रहे हैं सर नाम? जी सर, यास्मीन, यास्मीन बात कर रही हूँ। अच्छा यास्मीन आपके एंड पे कोई इंटरनेट का मसला तो नहीं है, ये बताइए पहले। नो सर, ऐसे इंटरनेट का तो कोई